चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज अपने सेशन में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर के। पिछले सेशन में आपको 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करके समझाया गया था किसका क्या ऑप्शन सही होगा। आज उसी के आगे 7वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने उस सेशन को, जो कि ये सारे क्वेश्चन भी फाइनल अकाउंट से लिए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा नेट प्रॉफिट इज डैश डैश टू कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन है एडेड, सब्सट्रैक्टेड, बोथ, फिर नन ऑफ दिस। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, या दोनों करते हैं, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, या फिर दोनों करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं। तो ज़रा आप सोच करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आप लोगों के हिसाब से ऑप्शन आया? तो ऑप्शन जो भी आया हो, पहले आप लोग याद करिए कि जब आप आर्थिक चिट्ठा बनाते थे तो लाभानी खाते में जो भी लाभ या हानि आता था उसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में समायोजित करते थे। मतलब अगर लाभ होता था तो पूंजी में जोड़ देते थे और हानि होती थी तो पूंजी से घटा देते थे। तो आपसे यहाँ प्रश्न भी पूछा गया है कि नेट प्रॉफिट को कैपिटल में क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे। तो आंसर होगा ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं गुडविल अकाउंट इज। गुडविल अकाउंट क्या है? नॉन करेंट असेट्स है, इनटेंजिबल असेट्स है, बोथ है, मतलब ए एंड बी, ए एंड बी, या फिर टेंजिबल असेट्स है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, डिक्टो अगर यही क्वेश्चन आए तो एग्जाम में 90% चांस है कि आंसर सबका इनटेंजिबल असेट्स पे टिक होगा, क्योंकि गुडविल इनटेंजिबल असेट्स होता है कि नहीं? क्या होता है? इनटेंजिबल असेट्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि गुडविल अकाउंट क्या है डीप में, तो जो लोग बैलेंस शीट पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि गुडविल अकाउंट को बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। और असेट साइड की 2 कैटेगरी है, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। तो नॉन करेंट असेट्स के अंतर्गत फिक्स असेट्स आता है। उस फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स भी आता है और इनटेंजिबल भी असेट्स आता है। तो इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल आता है ना? तो गुडविल क्या है अगर ये बात किया जाए तो वो इंटेंजिबल असेट तो है, बट वो नॉन करेंट असेट्स भी होता है। गुडविल नॉन करेंट असेट्स भी होता है, क्योंकि गुडविल को नॉन करेंट असेट्स के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो इसका मतलब वो नॉन करेंट असेट्स होता है। तो फिर उस केस में अगर गुडविल नॉन करेंट असेट्स हो जाएगा तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो सी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में इनटेंजिबल असेट्स लिखा हो, बाकी बैलेंस शीट के असेट साइड के हेड सब हेड के बारे में इंफॉर्मेशन न दिया हो, तब तो इनटेंजिबल कर दीजिएगा। बट अगर हेड की भी बारे में बात कर दिया हो तब आपको अलर्ट होकर करना होगा, जैसे कि यहाँ पे किया था नॉन करेंट असेट्स। तो यहाँ नॉन करेंट असेट्स जो होता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड का हेड होता है। उसके अंतर्गत इनटेंजिबल असेट्स को दिखाया जाता है, जिसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब आते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गुडविल हमारा इंटेंजिबल असेट्स भी है और नॉन करेंट असेट्स भी है। इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लेकिन एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस न करते हुए डायरेक्ट गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स, टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं और अपना क्वेश्चन हमारे पे गोला कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। अब बात करते हैं प्रीपेड रेंट इज एन आइटम ऑफ। प्रीपेड रेंट किसका आइटम है?
तो सबसे पहले आपको प्रीपेड का मतलब बता दें। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है हिंदी में पूर्वदत्त किराया। पूर्वदत्त किराया का मतलब होता है कि किराया समय से पहले भुगतान कर देना। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उस अकाउंटिंग ईयर का तो किराया पे किया ही किया, प्लस नेक्स्ट वाले ईयर का भी कुछ मंथ का या पूरे ईयर का पेमेंट इसी साल में कर दिया। तो इस अकाउंटिंग ईयर का जितना रेंट पे किया वो तो इस ईयर का एक्चुअल रेंट बोला जाएगा, बट नेक्स्ट ईयर का जो रेंट इसी साल में पेमेंट कर दिया गया, उसी अमाउंट को प्रीपेड रेंट के नाम से जाना जाएगा, पूर्वदत्त व्यय के नाम से जाना जाएगा, पूर्वदत्त किराया के नाम से जाना जाएगा। मतलब समय से पहले भुगतान कर दिया गया, इस नाम से भी जाना जाएगा। तो ध्यान से समझिए, अगर आप सभी लोग हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आप अपनी फीस जिस महीने में पढ़ रहे हैं उस महीने की तो जमा ही कर दें, उसके साथ साथ उसके आगे वाले भी महीने की फीस इसी वाले ही महीने में जमा कर दें। तो इस महीने में जो आपने फीस जमा किया था वो तो इस महीने का एक्चुअल में खर्चा होगा, बट अगले महीने का जो आपने फीस इसी महीने में जमा कर दिया है, वो अगले वाले महीने का फीस आपका समय से पहले पेमेंट हुआ है। तो उस अगले महीने की जितनी भी फीस बनती है उसको पूर्वदत्त फीस बोला जाएगा, प्रीपेड फीस बोला जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि वो आपका है क्या। तो जरा आप ध्यान से सोचिए कि अगर आप हमारी कोचिंग इसी महीने में छोड़ के चले जाएं, अगले महीने में आप ना पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात जरूर आएगा कि हमने अगले महीने की भी फीस इस महीने में जमा कर दिया था, और हम अगर इसी महीने में कोचिंग पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो मतलब अगले महीने में कोचिंग अब नहीं पढ़ेंगे। तो ऑफिस में आ करके आप ज़रूर ये बात रखेंगे कि सर हमारे अगले महीने की फ़ीस वापस कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए जब हम आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो जो अगले महीने का हम आपको पेमेंट किए हैं वो हमारा कोई खर्चा नहीं है, तो वो मेरा पैसा है, वो मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। तो अगर बात मानवता की आएगी तो वहाँ पे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पढ़ाए नहीं हैं तो फीस लेने का अधिकार भी नहीं रखते हैं। तो उस केस में पैसा वापस हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर अगर वो पैसा वापस हो जाएगा तो वो पैसा वापस क्यों हो गया? क्योंकि आप पढ़े नहीं थे, और जब आप पढ़े ही नहीं हैं तो फिर जितना भी पेमेंट किए हैं वास्तव में आपका वो खर्च नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से एडवांस में किया गया पेमेंट होता है। और एडवांस में जो भी पेमेंट किए जाते हैं वो पेमेंट आपकी हमेशा असेट होती है। जब चाहे आप उस पेमेंट को कैंसिल करा सकते हैं, वो आपका पैसा फिर से आपके पास वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो जहाँ पर भी पेमेंट समय से पहले किया जाएगा, तो जितना पैसा समय से पहले पे किया जाता है उस पैसे को हम लोग प्रीपेड के नाम से जानेंगे और वो असेट्स होता है। तो आप कहीं पर प्रीपेड लगा करके मीन्स पूर्वदत्त लगा करके, बाकी चाहे जो नाम लिखा हो, अगर पूछा जाए कि ये कौन सा आइटम है तो आंसर बोलेंगे ये असेट्स है, मतलब संपत्ति है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। When the closing stock given in the trial balance is shown in, अब कह रहा है कि अगर अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया हो तो उसको दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाएंगे? सोचिए, अंतिम रहतिये को तलपट में दिखाया है तो सबसे पहले तो आपको एक शॉर्ट समरी दे दें तलपट की। इस तरीके का तलपट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। बाकी सबके बारे में नहीं जानना है, बस लास्ट के इन दोनों कॉलम के बारे में जानते हैं, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेबिट वाले कॉलम में एक्सपेंस प्लस लॉस और असेट्स को लिखा जाता है। क्रेडिट वाले साइड में इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटी को लिखा जाता है। ठीक, मतलब खर्चे, हानियों और संपत्तियों को डेबिट में लिखते हैं, आय, लाभ और दायित्व को क्रेडिट में लिखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो उसको दिखाया जाएगा। तो जो लोग जानते हैं
कि अंतिम रहतिये को तलपट में किधर दिखाया जाता है, उनके लिए तो ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताएंगे कि ये कहाँ तलपट में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न में देखेंगे तो ये बताया ही नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक दिया तो है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन किस साइड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर हम एक दोनों में से कोई एक साइड बता दिया होता तो बड़ा आसान हो जाता निकालना, नहीं बताया है। तो इसको आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जो भी अंतिम रहतिया होता है वो वास्तविक रूप से अगर हम बात करें कि व्यवसाय के लिए क्या होता है, तो व्यवसाय का बचा हुआ माल होता है, बचा हुआ माल होता है। किस साइड में दिखाया जाता है, तो उसको तलपट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तलपट के डेबिट साइड में मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, तलपट के डेबिट साइड में दिखाया गया जो भी आइटम होता है वो एक्सपेंस हो सकता है, लॉस हो सकता है, असेट्स हो सकता है। तो पहले हम यही समझ लें कि ये अंतिम रहतिया वास्तव में क्या एक्सपेंस है। तो पहले आपको अंतिम रहतिया का मतलब बताया मैंने क्या होता है। तो अंतिम रहतिया का मतलब होता है कि जो माल वर्ष के दौरान ना बिक पाए, मतलब वर्ष के अंत में व्यापार का बचा हुआ माल अंतिम रहतिया कहलाता है। तो अगर वर्ष के अंत में व्यापार का बचा हुआ माल अंतिम रहतिया कहलाता है तो हम कह सकते हैं वो कोई खर्चा तो है नहीं और ना ही वो कोई हानि है। ना अगर वो खर्च हुआ ना हानि हुआ तो फिर वो वास्तव में संपत्ति हुआ। अब अगर वो संपत्ति है तो आप जरा सोचिए अंतिम खाते में क्या क्या बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएल में हमेशा आप एक्सपेंस प्लस लॉस, इनकम, प्रॉफिट, गेन ये सब को दिखाते हैं। कभी भी ट्रेडिंग और पीएल में कोई भी संपत्ति और दायित्व को नहीं दिखाया जाता है। व्यापार की जितनी भी संपत्तियां और दायित्व होते हैं उसको दिखाने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अगर ये अंतिम रहतिया असेट है तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। किधर साइड में दिखाया जाएगा? तो असेट साइड में दिखाया जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं होगा, बैलेंस शीट होगा। बोथ वाला हो नहीं सकता, बोथ का मतलब ए और बी। तो जब ट्रेडिंग है ही नहीं तो बोथ भी नहीं बन सकता, नन ऑफ दिस। तो आंसर बन जाएगा बैलेंस शीट। तो अंतिम रहतिये को कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको भी समझाते हैं कि वो कौन से अकाउंट में आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पर्सनल बैंक अकाउंट इज, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है? एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन बनेगा क्यों? तो आप लोग को पर्सनल अकाउंट की पहचान बताया गया है और अगर नहीं बताया गया तो बता देते हैं। व्यक्तिगत खाता जिसको बोलते हैं, इसका पहचान है कि इस खाते के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं? व्यक्तियों के नाम। और व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक व्यक्ति और एक कृत्रिम व्यक्ति। वास्तविक व्यक्ति की बात करेंगे तो कौन होगा? तो वास्तविक व्यक्ति में आते हैं मानव। जो मानव हैं वो आपके वास्तविक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कृत्रिम व्यक्ति कौन है, तो कृत्रिम व्यक्ति की बात अगर हम करेंगे तो कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई नाम था, कोई भी नाम है और उस नाम का रजिस्ट्रेशन, उस नाम का रजिस्ट्रेशन किसी अधिनियम के अंतर्गत, मतलब किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड करा दिया गया है, तो वो नाम जो है कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करने लगता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। जैसे
बैंकों के आपने नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, ये सब सारे नाम आपने सुना है। तो ये कोई आदमी नहीं था, बल्कि ये नाम था। इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया, तो उसी नाम से जनता के साथ ये डील करना शुरू कर दी। तो उस नाम से जब डील होने लगा तो किसी भी जनता के साथ कोई भी फ्रॉड हुआ तो उसी नाम से वो एफआईआर करने लगे। कोई भी लेन देन, कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी किया जाता है तो उसी नाम के साथ किया जाता है। तो कुल मिलाकर के वो नाम वास्तविक रूप से एक कृत्रिम व्यक्ति है। वो नाम एक कृत्रिम व्यक्ति है, और अगर वो कृत्रिम व्यक्ति है तो व्यक्तिगत खाते में ही आता है, मतलब पर्सनल अकाउंट में आता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो आंसर बनेगा पर्सनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। बैंक खाता वास्तविक खाता होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुल 11 क्वेश्चन के बारे में बताया जा चुका है। क्लियर हो गया? अभी हमारे सामने 2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों, और बहुत से लोग इसको गलत भी कर देते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोग इन क्वेश्चन को भी अभी डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि जब मैं एनालिसिस करता हूँ, एनालिटिकल देखता हूँ, तो उसमें पता चलता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। क्योंकि एनालिटिक्स में जा कर के देखने पे ये पता चलता है कि कितना % सब्सक्राइब्ड व्यूवर्स ने देखे हैं और कितने % अनसब्सक्राइब व्यूवर देखे हैं। तो अनसब्सक्राइब बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उन लोग से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये मुझे लगता है कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, ताकि और भी जो नीडी पर्सन हो उनको भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी हो और वो भी हमारे थ्रू पढ़ सकें। ओके, तो चलिए इतना आप लोग कर लीजिए। अब देखते हैं हम 12 और 13 वाले का आंसर क्या होगा। तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर बताते हैं 12 और 13 को। चलिए अब 12 वाले को पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है? बोला है ट्रायल बैलेंस गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस नीचे की कुछ सूचनाएं दिया है, मतलब तलपट में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। तलपट में सूचनाएं दी गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये तलपट के अंदर है। बैड डेट्स डूबत ऋण, ये डूबत ऋण तलपट के अंदर दिया गया है। प्लस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब संचय बनाया गया है अशोध एवं संदिग्ध ऋण के लिए। तो अशोध एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 3000 का है और डूबत ऋण 4000 का है। फिर कह रहा है इट इज इंटेंडेड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑफ ₹6000, मतलब आपको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6000 रुपये से। अब पूछा है अमाउंट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी। तो ध्यान से समझेंगे प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है कि तलपट के अंदर 2 सूचनाएं दी है, डूबत ऋण और डूबत ऋण हेतु प्रावधान 4000 का ये, 3000 का ये। तलपट के बाहर कह रहा है कि 6000 रुपये से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए और बनाना है। तो इतना करने के बाद पूछ रहा है बताइए पीएल अकाउंट में कौन सा अमाउंट दिखाया जाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में देने के टाइम लोग कटबैठी बैठाते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वो क्या करेंगे, 6 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, -3 कर देंगे तो 7000 दिख रहा है, तो कुछ लोग ये टिक मार देंगे। कुछ लोग 6 3 9 जोड़ देंगे, 5 माइनस कर देंगे, 6 3 9 जोड़ के 4 माइनस कर देंगे तो 5000 आएगा, तो ये टिक मार देंगे। कुछ लोग 4 3 7 जोड़ के 6 माइनस कर देंगे तो इसको टिक मार देंगे। कुछ लोग 6 4 10 3 13 जोड़ के इसको टिक मार देंगे। मतलब कुछ भी आप करेंगे आंसर कोई न कोई एक दिखेगा।
तो आप तुक्के के साथ अगर चलेंगे तो मार्क्स कटेंगे, क्वेश्चन भी गलत होगा, मार्क्स भी कटेगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन के रूप में आपको दिख भी जाएगा, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा बैड डेट से रिलेटेड और प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होता है, एक्चुअल में ये लॉस होता है। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है वो लॉस नहीं होता है, बल्कि वो कैंसिल किया हुआ आइटम होता है और क्रेडिट साइड में दिखता है। मतलब पिछले साल में प्रोविजन बनाया गया था बट वास्तव में लॉस नहीं हुआ, तो वो इस ईयर में आके क्रेडिट साइड में चला जाता है। पिछले साल हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मान के चले थे, रूढ़वादिता अवधारणा के अंतर्गत ये मान के चले थे कि हमारा 3000 रुपया डूब जाएगा, लेकिन पिछले साल जब वो नहीं डूबा तो इस साल हमारा वो क्रेडिट साइड में आकर के एज ए इनकम के रूप में शो होने लगता है। ठीक है, तो तलपट के अंदर जो डूबत ऋण दिख रहा है ये एक्चुअल में लॉस है, और ये जो है ये गेन होता है, तो क्रेडिट का आइटम होता है। अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो बोला है अमाउंट टू बी शोन इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में पूछ रहा है कि कहाँ कितना रुपया दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये 4000 पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा, तो आंसर होगा बिल्कुल दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएल अकाउंट में उन लॉस को लिखा जाता है जो सेल होने के बाद के होते हैं। सेल होने से पहले के लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं, इस बात को एकदम माइंड में सेट करके रखिएगा। सेल करने से पहले के लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, सेल करने के बाद के लॉस जो होते हैं वो पीएल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डूबत ऋण कब का लॉस है, तो डूबता है कब ऋण, तो ये मत सोचिएगा किसी को लोन देते हैं तब डूब जाता है वो पैसा, तो उसको हम बोलते हैं डूबत ऋण। ये नहीं है। जब किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचा जाता है और वो व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो हमारा पैसा डूब जाता है, उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं डूबत ऋण। ठीक है, तो अगर 3000 रुपये आपका डूब गया है, बैड डेट्स हो गया है, तो ये माना जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति को बेचा था और वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं दिया, इसलिए आपका ये 3000 रुपया डूब गया। तो सोचिए ये 3000 रुपया कब डूबा, बेचने के बाद डूबा या पहले, तो आंसर होगा बेचने के बाद। और मैंने अभी अभी आपको बताया बेचने के बाद होने वाले सभी लॉस पीएल अकाउंट में आएंगे, बेचने से पहले वाले लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो इसका मतलब ये 3000 रुपये का लॉस पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो 3000 ये दिखाएंगे, ये तो लॉस है नहीं, इसको छोड़ दीजिए अभी, वो आपका फायदा ही है। प्लस कह रहा है कि इट इज इंटेंडेड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ₹6000। मतलब ये माना जा रहा है कि 6000 रुपया इस साल हो सकता है कि डूब जाए, है ना, हो सकता है कि डूब जाए। ये 3000 तो फाइनली डूब चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सॉरी 3 नहीं 4 है, बैड डेट्स 4 है ना, 3 तो प्रोविजन था आपका, 4 बैड डेट्स है, 4 आपका फाइनली डूब चुका है। अभी कितनी और संभावना है, तो 6000 की है, 6000 और भी डूब सकता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रूढ़वादिता कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है भविष्य के लाभों को मत लिखिए, लेकिन भविष्य की हानियों को लिख लीजिए, है ना। भविष्य में यदि आपको हानि दिखाई देती तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता दिल की कमज़ोर है, हमारे यहाँ के व्यवसाय करने वाले व्यावसायिक पर्सन दिल के कमज़ोर हैं, वो भविष्य के खतरों से बचना चाहते हैं। इसलिए अकाउंट भी ऐसे ही बनाया गया कि भविष्य में यदि हानि दिखे तो बोलता है उसको लिख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में हानि का प्रोविजन अभी बना के रखे रहेंगे तो ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांस नहीं होंगे, है कि नहीं। तो ये 6000 रुपये का संभावना कि भविष्य में लॉस हो सकता है, तो उसको आप बना लीजिए। तो एक्चुअल में 6000 प्लस भविष्य के, एक्चुअल में 4000 प्लस भविष्य के 6000 जोड़ करके 10000 रुपये का लॉस हो गया। प्लस जो आप पिछले साल अपना बनाए थे वो इस साल लॉस हुआ नहीं, तो वो आपका कैंसिल हो गया, तो वो आपका गेन है, क्रेडिट में है, तो वो हो जाता है माइनस। ठीक है, तो पीएल अकाउंट में प्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, पहले बैड डेट्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिर जो ये माइनस ये होता है तलपट के अंदर वाला, उसको करते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
जितना आपका एक्चुअल में डूब चुका था तो उसको बैड डेट्स के नाम से लिखते हैं। जो न्यू प्रोविज़न किया जाता है उसको न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा 10,000 आ जाता है। जितना आपके तलपट में प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से दिखता है उसको आप लेस करते हैं, मतलब लेस किया जाएगा ओल्ड रिजर्व के नाम से। तो एक्चुअल में उस ईयर में कितना रुपया डूबेगा, तो आंसर हो जाएगा 7,000 रुपया उस ईयर में वास्तव में डूबेगा। और वो उस ईयर में वास्तव में अगर 7,000 डूबेगा तो पीएल अकाउंट में लॉस को ही दिखाया जाता है, तो 7,000 रुपया पीएल अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन यही होता है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। तो आप कॉन्सेप्ट सीख करके करिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है उसको पहले समझते हैं, फिर उसके ऑप्शन के बारे में सोचते हैं कि क्या टिक मारा जाएगा। ठीक है, तो 13 में बोला है कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख एज कैपिटल। मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने 1 लाख पूंजी के साथ व्यापार को प्रारंभ किया है। ही सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000। उसने 50,000 रुपये का माल बेच दिया। और कह रहा है परचेज गुड्स वर्थ ₹42,000। 42,000 रुपये का माल खरीदा था। ओपनिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस विल बी। पूछ रहा है ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया होगा। अब सोचिए, ये भी प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। कह रहा है कि मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपना व्यापार 1 लाख रुपए की पूंजी से प्रारंभ किया है। उसने माल खरीदा था 42,000 रुपये का और 50,000 रुपये में बेच दिया। बताइए ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, प्रारंभिक रहतिया क्या होगा, है ना। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें कैसे निकाला जाएगा, तो ये भी एक समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें, जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पाइएगा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। सिर्फ एक पॉइंट को खूब बेहतर तरीके से हिट कर दीजिएगा। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत लोग दिमाग लगा लिए होंगे, ये कुछ भी माइंड में चल रहा होगा, लेकिन सोचिए यहाँ पे क्या दिमाग है आपका, नहीं है। और एग्जाम में आएगा भी नहीं, लगेगा कोई न कोई एक अमाउंट होगा चाहे जो हो। बट सोचिए, बिजनेस अभी शुरू किया जा रहा है, तो क्या उस बिजनेस में कोई प्रारंभिक रहतिया होगा। तो प्रारंभिक रहतिया की पहले परिभाषा तो समझ लीजिए क्या होता है। प्रारंभिक रहतिया का मतलब होता है पिछले वर्ष के अंत में जो माल बिकने से बच जाता है वो माल इस वर्ष का प्रारंभिक रहतिया होता है कि नहीं। दूसरी तरीके से कहिए, जो माल वर्ष के अंत में बिकने से बच जाता है वो माल अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। तो सोचिए, जिस वर्ष में व्यापार को प्रारंभ किया जा रहा है वो तो उसका पहला वर्ष है। जिस वर्ष में व्यापार प्रारंभ हो रहा है वो तो प्रथम वर्ष है। तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में ही क्या कोई प्रारंभिक रहतिया हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। तो फिर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है कि नहीं। सोचिए, व्यापार अभी प्रारंभ ही किया गया है और प्रारंभिक रहतिया के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ मत लगाइए दिमाग, क्योंकि प्रारंभिक रहतिया का कॉन्सेप्ट ही है कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वही बनता है। मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो जब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग बनता है तो प्रीवियस का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो मतलब पहला साल और
दूसरा साल हो जाएगा। तो जब बिजनेस ही नया है, तो बिजनेस जब नया है तो उसका कोई पिछला साल तो होगा ही नहीं, तो पिछला साल कोई होगा नहीं, तो पिछला साल का कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? नील बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अलर्ट होके करना है। एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वो क्या करते हैं कि आपको मजबूर करते हैं कि आप जल्दबाजी में सोचिए मत, जो आपको एक अमाउंट दिखे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे 50,000 माइनस 42,000 बराबर 8,000। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे 1 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया प्लस 42,000 का खरीदा, तो 1 लाख प्लस 42,000, 1,42,000, 50,000 का बेच दिया माइनस 50,000 बचा 92,000, टिक मार देंगे 92,000। नहीं, यही तो आपसे एग्जाम में करवाने का प्रयास किया जाता है कि आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा के आगे भागें ताकि आपके क्वेश्चन गलत हो। तो ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को पढ़ते समय शब्दों पे भी ध्यान देना है कि शब्द क्या बोला गया। तो यहाँ पे देखिए एकदम साफ बोला था स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस अभी प्रारंभ किया जा रहा है। और अगर बिजनेस प्रारंभ किया जा रहा है तो फिर उस ईयर में, जिस ईयर में व्यापार प्रारंभ किया जाता है, उस ईयर में व्यापार के पास कोई भी प्रारंभिक रहतिया नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको यदि कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या बनता है तो आप बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यदि हमारे थ्रू जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छा लग रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप हमारे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छे प्रश्न अंतिम खाते से लेकर के। अभी हम लोग अपनी सीरीज अंतिम खाते पे ही चला रहे हैं। अंतिम खाता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं होती हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चन को देखते रहिए। बाकी हम आगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपके बीच में अच्छे क्वेश्चन को लेके आएंगे, यूनिक पॉइंट्स को पकड़ करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।